हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जेएसडब्ल्यू एनर्जी के फंडामेंटल एनालिसिस की बात करेंगे और इसको समझने के लिए हम एनालिटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसा आपको मालूम है, इस चैनल पे आपको सब कुछ एनालिटिक्स के थ्रू समझने मिलती है और इसकी वजह भी आपको मालूम है क्योंकि चार्ट समझने में आसान है और आपको आसानी के साथ इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी पता चल जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को हिट कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल की वीडियो सेक्शन में आपको बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस मैंने बना दी है, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आई बटन में लिंक भी दे दिया है, इसको क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में अगर 10 साल पहले आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट पे उसकी अमाउंट कितनी बनी होती, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी सेक्टर की और देखेंगे कि इंडिया में क्या पोटेंशियल है एनर्जी सेक्टर को लेके और ग्लोबली क्या चीजें हो रही है, इन चीजों को हम समझ लेते हैं। पेरिस एक बड़ा शहर है और ये कैपिटल है फ्रांस का और साल 2015 में यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस और उसका शॉर्ट नेम है यानी कॉप 21 भी कहा जाता है। और इसमें 190 से ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे और बहुत सारे टारगेट्स भी यहाँ पे देखने मिले, जिसमें इंडिया ने भी अपना टारगेट सेट किया था जिसमें कहा था कि 175 गीगावाट्स की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 2022 तक हो जाएगी और फाइनली इंडिया ने इसको अचीव कर लिया है। अक्टूबर के 2022 की रिपोर्ट है जिसमें इंडिया 166 की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया की अब बन चुकी है। तो अगर इंडिया की पोटेंशियल की बात करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया 1000 से ज्यादा गीगावाट्स की एनर्जी यहाँ पे बना सकता है और करेंटली इंडिया के पास 166 गीगावाट्स की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है और ये रिपोर्ट अक्टूबर 22 की है। कुछ नंबर्स की भी बात कर लेंगे और यहाँ पे देखेंगे इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है जो कंज्यूम करने में एनर्जी का। इंडिया फोर्थ पोजीशन में है जो करंटली रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल कर चुका है। यहाँ देख सकते हैं इंडिया के ऊपर ब्राजील और यूएस और चाइना है और चाइना की कैपेसिटी 1000 तक है और यूएस 325 तक है जबकि इंडिया 147 है। ये डेटा 2021 का है जबकि 2022 में हमने देख लिया है ऑलरेडी कि 166 गीगावाट्स की इंडिया के पास हो चुकी है और ये इंडिया फोर्थ पोजीशन में है विंड पावर कैपेसिटी में और फोर्थ पोजीशन में है सोलर पावर कैपेसिटी में भी। साल 2021 में इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में 6 बड़े अनाउंसमेंट्स हुए थे जिनमें एक है क्लीन एनर्जी और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एक और चीज बताते हैं 2047 तक इंडिया सेल्फ रिलायंस हो जाएगा एनर्जी सेक्टर में। और ठीक 3 महीने बाद कॉप 26 की समिट होती है ग्लासगो में जो इटली में है और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर फिर से प्लेज लेते हैं और बताते हैं कि इंडिया 2030 तक 500 गीगावाट्स की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी वाला बन जाएगा और इसकी वजह से इंडिया का कार्बन इंटेंसिटी घट के 45% से नीचे हो जाएगा। और एक और अनाउंसमेंट वहां पे की कि इंडिया 2070 तक नेट जीरो कार्बन हो जाएगा। अभी तक हमने ग्लोबली और इंडिया के एनर्जी सेक्टर की बात कर ली और यही चीज हम देखेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी इस पे किस तरीके से काम कर रहा है और जेएसडब्ल्यू के फाइनेंशियल्स भी हम देख लेंगे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी स्टार्ट हुआ था 1994 में, इसको हो चुके हैं 29 ईयर्स से ज्यादा और इसका पोर्टफोलियो की अगर बात कर लेते हैं, इसके थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड, सोलार ये सारी एनर्जी से बनाता है जिसमें सबसे ज्यादा 45% ये थर्मल एनर्जी बनाता है जो नॉन रिन्यूएबल है। लेकिन जब ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात कर रहे हैं तो 2022 तक 7 गीगावाट्स की इसकी कैपेसिटी बन चुकी है जिसमें 2.4 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है और 4.6 ये इंस्टॉल हो चुकी है और आगे टारगेट्स 2025 और 2030 तक है। 2025 तक इसकी टोटल कैपेसिटी बन जाएगी 10 जिसमें 6.8 रिन्यूएबल एनर्जी रहेगी
और ये बढ़ के 70% हो जाएगा। कंपनी का 70% रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा और 2030 तक 20 गीगावाट की कैपेसिटी बन जाएगी और जिनमें 85% कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी से रहेगा और 15% सिर्फ थर्मल का रहेगा। और 2050 तक इस कंपनी का टारगेट है कि ये कंप्लीटली जीरो कार्बन हो जाएगी। ग्रीन बिजनेस की अगर बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे 4 ऐसे प्लांट्स हैं जो ऑपरेशनल हैं। और ग्रीन बिजनेस की अगर बात करते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लेते हैं, तो 3 ऑपरेशनल हैं और बाकी कंस्ट्रक्शन में हैं। और ये आगे चल के ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी को स्टोर भी करेगा और एनर्जी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी प्रोवाइड करने वाला है। तो चलिए अब आगे चल के हम सेल्स की बात कर लेते हैं, कंपनी का सेल्स देखते हैं। तो पहला हमें चेक देखना है कि सेल्स और एक्सपेंसेस के बीच में गैप है या नहीं। यहाँ देख सकते हो आपको दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी गैप नजर आ रही है। दूसरा हमें देखना होगा सेल्स की, और सेल्स नीचे से ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो सेल्स एक स्ट्रेट लाइन बन चुका है जो नीचे से ऊपर नहीं है। इसका मतलब हर साल सेल्स की ग्रोथ नहीं है। और यहाँ देख भी सकते हैं कि सेल्स ऊपर से नीचे भी आया है 2 टाइम। यहाँ देख सकते हैं 19 में भी आपको वो दिखाई दे रहा है, 19 और 22-21 तक। और सेल्स ईयरली सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 10% का हमारा टारगेट है। यहाँ देख सकते हो कंपनी सिर्फ 3 बार ऐसे हैं जो टारगेट से अबव गई है और बाकी आप देख सकते हैं माइनस में दिखाई दे रहा है। और एवरेज सेल्स ग्रोथ राइट साइड का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 10% का हमारा टारगेट लाइन है और एक कंपनी ने माइनस में ही 10 इयर्स का सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है, 5 इयर्स में भी आपको माइनस में दिखाई दे रहा है और 3 इयर्स में भी माइनस में ही है। इसका मतलब ये कंप्लीटली ये सेल्स हर साल इसका ग्रो नहीं हो रहा है, एक कांस्टेंट लेवल पे आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन की बात कर लेते हैं। आपको मालूम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक कंपनी का कोर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इससे मेजर होती है और इसी लेके आप कॉम्पिटिटर से भी एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं लिंक दे दिया हूँ, आप इसके कॉम्पिटिटर की भी एनालिसिस कर सकते हो। और 10 साल का अगर हम डेटा ले लेते हैं, ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का 15% की टारगेट लाइन है। और ये देख सकते हैं बेहतरीन, अब तक की सारे मैंने जितने भी वीडियोस बनाई और देखा है जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये बहुत ही बढ़िया है। 41 to 44% सबसे हाईएस्ट है और लिस्ट की अगर बात करते हैं तो सिर्फ 31 की है। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो 10 सालों का एवरेज 38% है, 5 इयर्स का भी 38% है और 3 इयर्स का 42% है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को जरूर से हिट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आगे बढ़ के बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेते हैं कंपनी की इनकम और रेवेन्यू और खर्च जाने के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट बच रहा है या नहीं बच रहा है, प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीजें हम आगे देख लेंगे। ये रहा सेल्स कंपनी का और ये रहे एक्सपेंसेस। यहाँ देख सकते हो ग्रे कलर की बार में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने बड़े बार्स बन रहे हैं और येलो कलर के बार्स ये रहे कंपनी के नेट प्रॉफिट। तो पहला चेक हमें देखना है कि प्रॉफिट बन रहा है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं येलो कलर के बार्स हर साल में नजर आ रहे हैं। 10 साल के डेटा में भी आप देख सकते हैं कंपनी ने नेट प्रॉफिट बनाया है। अब दूसरा चेक ये देखना है कि नेट प्रॉफिट हर साल ग्रोथ हो रहा है नहीं। यहाँ देख सकते हो कंपनी की नेट प्रॉफिट यहाँ पे घटी है, फिर दोबारा वो घटी है, फिर से घटी है और आगे चल के देख लेते हैं 20 और 21 में भी है। तो ये चीज दिख रहा है, यानी ये कंसिस्टेंटली ग्रोथ नहीं है। तो ये जितना नेट प्रॉफिट बना ये कहाँ पे यूज करती है कंपनी, अपने बिजनेस में यूज करेगी और या फिर डिविडेंड्स को पे कर देगी, या कंपनी के पास डेट है तो उसको रिड्यूस करेगी, कैश को रिजर्व करेगी, रिजर्व्स को बढ़ाएगी, या फिर दूसरे कंपनीज को एक्वायर कर सकती है। तो इनमें से हम 2 चीजों को देख लेंगे, डेट और रिजर्व्स को। रिजर्व्स और बोरोइंग्स में हम देख लेंगे कंपनी ने क्या किया है। तो यहाँ देखिए कंपनी की रिजर्व्स बड़ी है, लेकिन कंपनी के जितना रिजर्व्स हैं उससे ज्यादा डेट यहाँ पे नजर
आ रहा है। तो ये कितना है, ये हम समझने के लिए परसेंटेज से देख लेंगे। तो कंपनी के पास जितना रिजर्व्स हैं, यानी 64% का रिजर्व्स हैं, और लेकिन डेट की अगर बात करते हैं 2022 में 36% कंपनी के पास डेट है। और थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में डेट को रिड्यूस करते हुए कंपनी आई है। तो हमारी टारगेट लाइन है 85% तक मिनिमम रिजर्व्स होनी चाहिए। तो आगे देख लेते हैं कैश फ्लो में, जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे ऑपरेटिंग कैश को जोड़ के कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग से देखते हैं कि पॉजिटिव नंबर आ रहा है या नेगेटिव नंबर आ रहा है। अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है कंपनी कैश फ्लो बना रही है। यहाँ देख सकते हो आप, पूरे 10 साल में आपको पॉजिटिव नंबर ही नजर आ रहा है। अगर नेगेटिव नंबर आता तो ये समझ लेते जो कंपनी में ये ऑपरेटिंग कैश और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग जो लगाया था उससे कंपनी कैश फ्लो बना रही है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव नंबर ही नजर आया है। तो रेशियोज में हम बात करेंगे, रेशियोज में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें टोटल डेट और इक्विटी को मिलाकर जो कंपनी में इन्वेस्ट किए थे उससे कितना रिटर्न बना ये रख लेते हैं। तो हमारी टारगेट लाइन है 15% की, और यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ शुरुआती के साल ऐसे हैं जो 2 साल में कंपनी ने टारगेट लाइन के ऊपर परफॉर्म किया है। बाकी आप देख सकते हैं 10 to 8% के आसपास ही है, और पिछले 5 साल भी अगर हम देखेंगे तो 10% के नीचे ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करते हैं, कंपनी के प्रोमोटर्स के पास कितना है, तो 74% से ज्यादा है। ये डेटा मेरे मार्च 2020 से दिसंबर 2022 तक का डेटा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास 74% की है, और एफ और डी की बात अगर करते हैं तो 5 to 10% है, और पब्लिक की बात करते हैं तो 9% के आसपास है। ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करेंगे और देखते हैं कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कितना बना कर दिया है। तो ऑल टाइम 111% तक इसकी ऑल टाइम रिटर्न्स है, और इस कंपनी को आप 2010 में लिए होते तो 113 रुपया में मिलता। आज की डेट में ये 238 के आसपास है। और CAGR की बात कर लेते हैं। पिछले 10 साल का CAGR 15% है, और वीडियो के शुरू में मैंने कहा था अगर इस कंपनी में 10,000 रुपया इन्वेस्ट किए होते 10 साल पहले तो 15% की CAGR से आज की डेट पे इसकी वैल्यू बनी होती 40,000 के आसपास। तो फाइनली कंक्लूड कर लेते हैं इस वीडियो को, और देखते हैं कंक्लूजन में सेल्स वैसे एक्सपेंसेस बेहतरीन है, और सेल्स की अगर नीचे से ऊपर की बात की तो यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं है। ईयरली सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो माइनस में सेल्स ग्रोथ है, और ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो बहुत ही बेहतर है। और फाइनली नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं, नेट प्रॉफिट कंपनी बना रही है, लेकिन एक चीज है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। और रिजर्व्स ऑफ बोरोइंग्स की अगर देखते हैं तो कंपनी के पास डेट ज्यादा है, लेकिन आपको पिछले 5 सालों में ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी डेट को रिड्यूस करते हुए जा रही है। तो आगे इसको मॉनिटर करना होगा। और शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स के पास 74% से ज्यादा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। एफ और डी में भी इसमें अच्छी खासी हिस्सेदारी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो ये पिछले 5 सालों में भी ये इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक जरूर से करें, क्योंकि आपका लाइक करना मुझे बहुत ही मोटिवेशन देता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।